evening all again, and welcome to this session of Stroke Support India Open House, where we have again Dr. Devendra Singh with us. We have been having a series of sessions. This is the third session where we are going to talk about postural control and balance. We have had two sessions in the past, upper limb dysfunction and hand rehabilitation and ADLS. Over the last 2 weeks. This is the third one, and we'll have one more the next week. Thanks a lot for his support. He's a master's in physiotherapy, neuro rehabilitation, and as well as a CBT life coach specialist. We was just discussing a little while ago, with a strong experience in treating stroke patients, and currently working as a senior neurotherapist at Spin-Off-It and Advanced Neurological Rehabilitation and Child Developmental Center at Pune. So with this small introduction, I hand it over to you, Dr. Saab. Please take it from here. Okay, sir. दोनों में जो भी आप. Thank you, sir. Introduction. Thank you. I think slides are visible to everyone. Yes, they are. Yeah. Okay. Okay, so welcome everyone. Today's, as sir already discussed, we are talking about posture, control, and balance. As I think most of the audience are family members. Okay, or most of the families member. So we'll be bilingual. हम दोनों में बातें करेंगे. In Hindi and English both. So starting the session, I'll just talk about posture. So posture, what is posture? So before starting session, मुझे चीज clear करनी है. The thing is, what is the posture? We are starting, or when we are doing anything, there are different types of posture. So there is not a correct posture, or there is not a fixed posture. That is, this posture is 100%, or this posture is only the posture which is correct, or this is where we have to go. कोई भी ऐसा posture नहीं है जो आप जिसको कह सकें कि that is a complete or that is the best posture, because आप फिर treatment उसी according या उसी follow up में नहीं करते. क्यों नहीं करते? Because if someone is walking with the foot straight, he have the different posture. अगर कोई पैर सीधा रखता है, कोई टेढ़ा रखता है, किसी का एज मैटर कर सकता है, किसी का जेंडर मैटर कर सकता है. कोई भी आप किसी भी ऐसे पोस्चर को करेक्ट पोस्चर नहीं बोल सकते. ये करेक्ट पोस्चर है, एंड आपको वहां तक लेके जाना है, और आपके पेशेंट का, आपके फैमिली मेंबर का पोस्चर ऐसा होना चाहिए आफ्टर स्ट्रोक. देखो ज्यादातर क्या होता है, जैसा हम खुद को देखते हैं, ओके आई एम वॉकिंग स्ट्रेट और आई एम वॉकिंग विद फुट जस्ट स्ट्रेट, सीधा पैर रख के अगर मैं चलता हूँ, तो मेरा पेशेंट या मेरा फैमिली मेंबर भी स्ट्रोक के बाद ऐसा नहीं चल रहा. हम उसको डेली उसी पैटर्न में ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्ट्रोक से पहले वो कैसा वॉक करता था हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं. जो आपने पहले उतना ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आप करेक्ट पोस्चर डिसाइड नहीं कर सकते कि उसको किस वे से चलाना है. तो पोस्चर या आप किस वे से आपको वॉकिंग करानी है, तो ये जस्ट एक मीडियम है टू एम्बुलेट. इट मींस वॉकिंग इज अ जस्ट मीडियम ऑफ एम्बुलेशन. जो हम चलना सीखते हैं सिर्फ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकें. तो बहुत ज्यादा एक इंजरी हो रखी है पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल इंजरी है, लकवा है, तो आप करेक्ट पोस्चर या करेक्ट वॉकिंग स्टाइल को नहीं फॉलो करेंगे कि मुझे ऐसे ही पेशेंट को चलाना है. जस्ट चेक, आस्क द थेरेपिस्ट. आप उसके वेज देखेंगे कैसे चलता है, क्या प्रॉब्लम है. जस्ट यू हैव टू फोकस्ड इन द एम्बुलेशन. आप खुद चलाने की कोशिश करेंगे कि चल कैसा रहा है. देन उसके बाद जो भी आपको डेविएशन या पैर उसको बहुत ज्यादा बाहर निकल के आता है, वी कॉल इट सर्कमडेक्टरी गेट. अगर पैर बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, देन वो थेरेपिस्ट ट्रेन करेगा कि आपको पैर कैसे स्ट्रेट रखना है. अगर वो हिप अपना कमर से पैर उठा नहीं रहा है, तो वो चीजें कैसे सॉल्व करना है. सो नाउ आई स्टार्ट द सेशन. देयर आर टू टाइप ऑफ पोस्चर. पोस्चर के दो टाइप होते हैं. वन इज स्टैटिक, अदर इज डायनेमिक. स्टैटिक पोस्चर जिसमें हम सीधा बिना कोई बॉडी पार्ट मूव किए हुए खड़े रहते हैं, जिसमें लाइक इट मेंशन इंक्लूड स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग एंड नीलिंग. कोई ऐसी पोजीशन जिसमें बॉडी का पार्ट मूव नहीं होता. जैसे हम खड़े हुए हैं, मैं बैठा हूँ, और कुछ भी काम नहीं कर रहा. आई एम सिटिंग, दे आर स्टैटिक पोस्चर. मतलब इसमें रुका हुआ है पोस्चर, कुछ चीज मूव नहीं करती.
Second is dynamic posture. Dynamic is, as name indicate, dynamic means जब मल्टीपल और सिंगल बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, लाइक वी आर वॉकिंग, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमारे हाथ साथ में स्विंग कर रहे हैं तो मूव कर रहे हैं, सेम टाइम लेग हमारे मूव कर रहे हैं, सेम फॉर रनिंग, सेम फॉर जंपिंग, थ्रोइंग, लिफ्टिंग, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल जॉइंट पार्ट्स मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक पोस्चर. Now, there is some facts or keywords we are mentioning. कुछ facts होते हैं, कुछ keywords होते हैं जिनको as a therapist हमें ध्यान रखना होता है to train or treat a patient with a impairment in posture. अगर कोई पेशेंट है जिसका posture खराब हो रखा है, अगर वो सीधा नहीं बैठ रहा या खड़ा नहीं हो पा रहा, कोई कंडीशन हो सकती है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम मूव करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि posture पेशेंट का कैसा है. लाइक अगर कोई पेशेंट स्ट्रोक से पहले ही कोई इंजरी हो रखी, लाइक उसका नी रिप्लेसमेंट हो रखा है, देन घुटना बदल रखा है, देन उसके बाद स्ट्रोक होता है, उसका पोस्चर एक नॉर्मल इंसान से अलग होगा, तो उसको एक पहले से कोई इंजरी, डिजीज या सर्जरी हो रखी है. तो फैक्ट्स क्या है? फर्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अनदर इज सीओजी वी कॉल इट, देन सेंटर ऑफ मास, एंड अनदर इज बेस ऑफ सपोर्ट वी कॉल इट. दैट इज बॉडी, आई थिंक विल मेंशन बेस ऑफ सपोर्ट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारी बॉडी से एक स्ट्रेट लाइन आती है जहां पे हम खड़े होते हैं, कोई अगर चीजें जो स्ट्रेट लाइन होगी इस पार्ट से, दैट इज लाइन ऑफ ग्रेविटी. लाइक इट्स बॉटम, उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी इन बिटवीन द बॉटम पास हो रही है नीचे तक, उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी ये है. देन सेंटर ऑफ मास क्या होता है? लाइक जिस पोजीशन पे उसका कंप्लीट जो मास है, जो वेट, आप वेट ही बोल सकते हैं इन जनरल, बट मास रुका हुआ होता है जिससे वो कोई भी चीज स्टेबल होती है. लाइक इफ देयर दिस इज बॉटम, this is stable. If I'm going this way, mass is shifting towards right. If I'm rotating bottle or tilting bottle to left, center of mass is shifting towards opposite side. तो हम center of mass को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाते हैं. Like if I have to the hand on, if I have to balance the bottle and bottle tilting this way, तो मुझे क्या करना है? अपने जो फिंगर या हैंड है वो मूव करना पड़ेगा towards the center of mass जहाँ, then start balancing. So just they are keywords. And base of support होता है इन जनरल आपके दोनों पैर के बीच का जो एरिया होता है वो बेस ऑफ सपोर्ट होता है. तो हमें पूरा मास या बॉडी को उसी एरिया पे रखना होता है. और वी आर ओवरऑल गोल, आवर गोल इज टू जस्ट मेक द बॉडी स्टेबल इन द बेस ऑफ सपोर्ट. तो इन ह्यूमन बॉडी 12th वर्टिब्रा, जो 12वीं रीढ़ की हड्डी होती है, 12th रीढ़ की हड्डी होती है, उसके एंटीरियर, उसके अंदर की तरफ वो सेंटर ऑफ मास होता है एक ह्यूमन बॉडी का. सो दैट इज फॉर therapeutic part. Same for postural control. Posture control होता क्या है? That is the person ability to maintain stability of the body and body segment in response to the force threaten to disturb the body equilibrium. It means posture control वो होता है जिसमें एक बॉडी की एबिलिटी, मीन्स काबिलियत, जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है, अगर बॉडी पे, अगर कोई मुझे पीछे से पुश कर रहा है और मैं उसको बैलेंस कर पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड आवर पोस्चरल कंट्रोल. तो कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, उसको हम बैलेंस करने के लिए, रोकने के लिए जो भी फोर्स लगाते हैं या जो हमारी बॉडी मेंटेन करती है या एबिलिटी होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड postural control. So this is the ability of human body to resist or maintain equilibrium against any external force. This is called postural control. Then if you have stroke patient, your therapist will say stroke patient. If you have the family members, or if you have if your caretaker, you're just with the any stroke patient or any paralytic patient or paralysis patient, so you see this type of walking or this way standing. अगर कोई आपके पास stroke patient है, लकवे का कोई केस है आपके पास, तो आपने देखा होगा आपका पेशेंट ज्यादातर इस तरीके से खड़ा होता है, जिसमें से जो राइट साइड है इस बॉडी वेयर माय कर्सर इज, वो झुकी होती है. इट मींस जिस साइड लकवा हुआ है वो उसी तरफ पेशेंट झुकने की कोशिश करता है. कोई भी पोस्चर हो सकता है. इफ इज स्टैंडिंग, वो इस टाइप पे खड़ा होगा. अगर वो बैठा है तो अगेन इज फॉलोइंग टू द अफेक्टेड साइड, दैट इज कॉल्ड पैरालिटिक साइड. I'm not going to the various terminology because that is a part of therapist. So I think we are not in the, we are generally in the open house. So mostly audience are patient. So there is a disturbance in postural control. बहुत सारी disturbance या फिर impairment या बहुत सारी खराब चीजें हो सकती हैं लगभग बाद, जो एक आपके posture को खराब करेगा. जिससे क्या क्या हो सकता है? Steadiness, it means
जो सीधा हम बैठने की कोशिश करते हैं, स्थिरता से हम बैठते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एसिमेट्रिकल पोस्चर मतलब जो पोस्चर की सिमेट्री है, लाइक मेरे शोल्डर बराबर है, वो अप डाउन अगर हो जाते हैं तो पोस्चर की वजह से शोल्डर अप डाउन हो सकते हैं, हिप अप डाउन हो सकता है, नी एक स्ट्रेट लॉक हो सकता है, एक नहीं लॉक होगा। कोई भी चीज जो एसिमेट्रिकल, बॉडी की एक तरफ और दूसरी तरफ अगर इक्वल नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल पोस्चर। सेकंड, सेम इज फॉर डायनेमिक पोस्चर। अगर वो वॉक करने की कोशिश कर रहा है, वो एक साइड वॉक कर रहा है, या अपना पैर नहीं उठा पा रहा है, या एक साइड झुक के चल रहा है, दीज आर कॉल्ड पोस्चरल डिस्टर्बेंस। देन अगेन impaired reactive yes, impaired reactive control. Impaired reactive control means अगर कोई भी रिएक्शन देना है या कोई भी रिएक्टिव, इट मींस होता है अगर मुझे किसी ने पुश किया तेज से, तो अगर मैं अपना वेट संभाल नहीं पा रहा, तो मैं एक स्टेप आगे लूंगा तो बैलेंस दैट फोर्स। अगर मुझे किसी ने धक्का मारा तो आई जस्ट होल्ड समथिंग, तो दीज आर रिएक्शन। तो आपने बहुत बार स्ट्रोक केसेस में देखा होगा, इफ यू आर एनी एक्सटर्नल फोर्स और इफ पेशेंट इज जस्ट फॉलिंग, वो खुद को रोकने की कोशिश ही नहीं करता, दे आर जस्ट गोइंग फॉर फॉलिंग फॉलिंग, और वो गिर जाते हैं, देन यू हैव टू जस्ट पुश देम अगेन। सो उनका जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फोर्स, जो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है उसके रिएक्शन में जो हम एक एक्शन लेते हैं, वो पेशेंट नहीं ले पाता। सेम देयर इज डिसऑर्गेनाइजेशन इन पोस्चर सिनर्जी। अगर डिलेड ऑनसेट, एबनॉर्मल टाइमिंग एंड सीक्वेंस, एबनॉर्मल को-कंट्रक्शन। जस्ट डिलेड ऑनसेट इट मींस अगर कोई फोर्स आ रहा है तो मैं तुरंत एक्शन ले रहा हूँ। अगर मुझे फोर्स राइट वर्ड लगा, मैं लेफ्ट से तुरंत मैंने एक फोर्स लगाया, तो मेरा क्या है, एक ऑनसेट बहुत फास्ट है, तो उनका डिलेड होता है। लाइक आप स्ट्रोक पे देखेंगे, दे कैन बैलेंस फोर्स बट वो एक डिले शो करते हैं। सेम फॉर एबनॉर्मल टाइमिंग एंड सीक्वेंस। टाइमिंग एंड सीक्वेंस में अगर मुझे आगे स्टेप अप करना है, अगर मुझे किसी ने फोर्स पीछे से लगाया और मुझे आगे रोकना है, मैं क्या करता हूँ, स्टेप अप करता हूँ, मतलब मैं एक स्टेप आगे लेता हूँ। बट अगर स्ट्रोक पेशेंट है, वो क्या करते हैं, इन बिटवीन जो टाइमिंग है लेने का, वो थोड़ा डिले होता है। और एक डिलेड ऑनसेट ऑफ टाइमिंग एक रीजन भी होता है पेशेंट के फॉल होने का। Then again, corrective response to perturbation. Perturbation is just a word where we are giving perturbation. Perturbation means हम किसी भी डायरेक्शन पे पेशेंट को फोर्स लगाते हैं, जिससे हम उसको सिखाते हैं। लाइक अगर वो कोई बॉल है, स्विच बॉल आपने देखी होगी, इसमें हवा होती है, उसमें पेशेंट को बैठाते हैं, तो अगेन इट्स अ पर्टुर्बेशन ओनली, वो पेशेंट की बॉडी को या पोस्चर को हिलाने की कोशिश कर रहा है। देन अगेन लास्ट पॉइंट है पेशेंट फॉल इन डायरेक्शन ऑफ वीकनेस। जिस साइड भी वीक पोस्चर होगा उस तरफ पेशेंट गिरता है, उस टाइप फॉल होता है। इसमें भी एक टर्म है दैट इज कॉल्ड I forget the term. There is a slide after that. It was slide. Yes, that is called pusher syndrome. Pusher syndrome it means normally we stroke patient affected side को गिरते हैं, but कुछ पेशेंट होते हैं mainly with the left side, अगर वो क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग साइड होती है उससे पुश करते हैं टू द वीकर साइड, बिकॉज उनको लगता है कि मैं उस साइड गिरूंगा, तो वो जो स्ट्रॉन्ग साइड है उस तरफ नहीं जाते हैं, कंटिन्यूस एक फोर्स लगाते हैं, पैर से लगा सकते हैं और जस्ट होल्डिंग समथिंग, और वो अफेक्टेड साइड जहां लकवा हुआ है उस तरफ गिरने की कोशिश करते थे। दैट इज कॉल्ड पुशर सिंड्रोम। विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो देयर आर सम परसेप्चुअल डिसफंक्शन आल्सो। परसेप्चुअल डिसफंक्शन मींस इफ यू आर लुकिंग समथिंग, अगर हम किसी चीज को देखते हैं, वी परसीव थिंग्स। लाइक अगर मैं एक सीढ़ी को देखता हूँ, अगर सीढ़ी के पास जाता हूँ, मैंने एक पहले से परसीव किया, ओके देयर इज स्टेयर्स, तो मुझे कैसे चढ़ना है। सेम थिंग अगर कोई सरफेस अप डाउन है, तो मुझे कैसे वॉक करना है। कुछ भी हम चीज देखते हैं तो उसको परसीव करते हैं। लाइक अगर मेरा हाथ है तो मेरे परसीव है, ओके मुझे कोई चीज उठानी है, अगर वो मेरे राइट साइड की तरफ है तो मैं राइट हैंड यूज कर लेता हूँ, अगर वो मेरे लेफ्ट में है तो मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज कर लेता हूँ। तो दिस इज हाउ वी perceive things. So stroke के बाद when there is a brain injury also, traumatic brain injury also, कोई accidental cases होते हैं इसमें brain injury होता है, कुछ perceptual dysfunction, perceptual problems भी आती है patient पे, like unilateral neglect, unilateral neglect, और we are calling it ignorance. Now this term is not in the common, अभी हम ये word ज्यादा use नहीं करते हैं, और you can say जो stroke साइट्स हैं और जो स्ट्रोक अकेडमीज हैं, उन्होंने ये नेग्लेक्टेड वर्ड हटा के इग्नोरेंस वर्ड ऐड किया है। इट मींस एक इंजरी के बाद पेशेंट कोई भी अपना एक पार्ट इग्नोर करना स्टार्ट करता है। लाइक अगर राइट साइड हुआ है तो राइट साइड ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग हैंड, लिम, साइड कंप्लीट दे स्टार्ट इग्नोरिंग। सो दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल नेग्लेक्ट और यूनिलेटरल इग्नोरेंस। सेम फॉर द लेफ्ट, अगर पेशेंट का कोई भी पार्ट डैमेज है, वो उस साइड को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं।
अगर आप उसमें लाइक द पेशेंट, आपको देखेगा कि उस साइड देख नहीं रहा है, उस साइड से चीजें अगर आप दे रहे हैं तो उस साइड से इग्नोर कर रहा है। अगर आप उस साइड से आप आते हैं किसी तरफ से पेशेंट को कोई ऑब्जेक्ट मेडिसिन देते हैं तो वो देखता ही नहीं है, आपको स्टेप ऑन करना पड़ता है या उसको मेक हिम अवेयर, ओके टेक द मेडिसिन। सो दिस इज ऑल्सो डिसफंक्शन। इसका एक अलग प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेशेंट को नेग्लेक्शन से और इग्नोरेंस से दूर ले जाते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं विद देयर वेरियस टेक्निक्स, जिसमें होम बेस्ड थेरेपीज भी होती हैं इन द क्लिनिक और इन द रिहेबिलिटेशन आल्सो वी आर डूइंग। देन सोमेटो एगोनेशिया। एगोनेशिया मीन्स अगर कोई भी बॉडी पार्ट और वो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स अगर कोई पार्ट कहीं जा रहा है या कुछ वर्क कर रहा है या सेंसेशन कैसे, इफ यू आर पिंचिंग आल्सो, तो भी ब्रेन वो सिग्नल परसीव नहीं करता। लाइक वन इज इग्नोरेंस, वन इज नॉट रिकॉग्नाइज, वो पहचानता ही नहीं पेशेंट। अगर आप उसको लाइक फॉर इग्नोरेंस डिफरेंसेस, इफ देयर इज रिलेटेड नेग्लेक्ट, अगर आप पेशेंट को हाथ उठा के दिखाते हैं वो एक्सेप्ट करता है, ओके दिस इज माय हैंड, बट सो दिस इज यूनिटेड नेग्लेक्ट। बट सोमेटो एगोनिशिट भी, अगर आप उसको हाथ भी दिखाते हैं और अगर उसको टैप भी कराते हैं कि आपका अफेक्टेड साइड राइट है, टैप ऑन द बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट भी नहीं पहचानेगा, वो बोलेगा नहीं ये मेरा बॉडी पार्ट नहीं, दे आर जस्ट डिनाइंग। देन थर्ड इज राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन। इट मींस पेशेंट की जो एबिलिटी है राइट एंड लेफ्ट जानने की, वो डिस्टर्ब होती है और देयर इज अ डिसफंक्शन जिसमें पेशेंट अपने बॉडी राइट और लेफ्ट पार्ट को देख ही नहीं पा रहा। Yes, someone is chat, sorry. So in this, what they are doing is they are just not able to discriminate their body part. Like अगर उनको आप शर्ट पहने, but problems may arise, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक अगर आप पेशेंट को शर्ट देंगे या पैंट देंगे, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि अच्छा मुझे राइट पैर को राइट साइड में डालना है, लेफ्ट को लेफ्ट पैर में डालना है। maybe I add some videos, इसमें आपको दिखेगा कि पेशेंट इज एक्टिव, हैंड्स आर वर्किंग, बट क्या वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, ओके अगर टी शर्ट है तो राइट कैसे डालना है, लेफ्ट कैसे जाना है। सो अगेन दे आर कम पार्ट ऑफ अर्थ, जहां हम डिस्क्रिमिनेशन को एक एक्टिविटी के थ्रू और जस्ट विद सम थेरेपीज, जस्ट सम स्टिमुलेशन हम उसको ट्रीट करते हैं। सो नेक्स्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ थेरेप्यूटिक पार्ट, इसमें हम बहुत सारे स्केल्स यूज करके बैलेंस को हम जज करते हैं, और जो बैलेंस का एक स्केल्स होती है इसमें हम मेजरमेंट लेते हैं। देयर आर द वेरियस स्केल। अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो आई हैव सम प्लेटफॉर्म और सम क्राइटेरिया जिसके थ्रू मैं जानूंगा, तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए क्योंकि मेरे पेशेंट का बैलेंस किस पोस्चर में, किस टाइप में जो है वो इम्पेयर्ड है, या वो सिर्फ बैठने में प्रॉब्लम है या उसको चलने में प्रॉब्लम है, या बैठने के बाद कोई रीचिंग एक्टिविटी कोई चीज ले रहा है तब उसको प्रॉब्लम है, तो वी आर यूजिंग सम स्केल्स। Another, this is called pusher syndrome, मैंने पहले भी बताया, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आई कैन से, और एक बहुत इग्नोर्ड पार्ट है जो पेशेंट को या फैमिली मेंबर्स को या थेरेपिस्ट गाइड नहीं करते हैं पेशेंट को। लाइक पेशेंट क्या करता है, डे 0 जब वो घर आता है वो अपनी राइट साइड ऑफ बॉडी से और अफेक्टेड साइड है, जिस साइड अफेक्टेड है उससे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगाता है और पुश करने की कोशिश करता है। लाइक द पेशेंट स्ट्रॉन्ग लेटरली लीन टुवर्ड्स द हेमिप्लेजिक साइड इन ऑल द पोजीशन। अगर उसको कोई भी पोजीशन में लिटाते हैं, अगर उसको लाइन पोजीशन में है वो एक साइड से हिप उठाएगा, इट मींस राइट साइड से वो अपना हिप रेज करेगा और वो उठाने की बार बार कोशिश करता रहेगा, मेनली विथ व्हेन देयर इज अ अफेक्टेड इन राइट ब्रेन, दिस पुशर सिंड्रोम अपीयर। सो पेशेंट क्या कर रहा है, अगर आप लेटा हुआ है वो अपने स्ट्रॉन्गर साइड से जहां लकवा या पैरालिसिस नहीं हुआ है उससे अपनी बॉडी को पुश करता रहेगा। सेम अगर वो बैठा है तो अगेन ही इज पुशिंग और जस्ट पुशिंग फ्रॉम द ग्राउंड, अगर वो बैठा हुआ है तो पैर से तक लगे एक तरफ बैठता रहेगा। सेम अगर वो वॉक करने की कोशिश कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर साइड से राइट साइड से लेफ्ट को पुश करने की कोशिश करता रहेगा। सो हमें क्या लगता है, और जस्ट फैमिली मेंबर्स को जस्ट दे आर गेट इरिटेटेड, आप इरिटेट होना स्टार्ट होते कि मैं पेशेंट को बार बार बता रहा हूँ कि आप साइड से पुश मत करो, पुश मत करो, बट वो फिर भी पुश करता रहता है। उस टाइम पे मैंने बहुत देखा है केसेस जिसमें पेशेंट की फैमिली मेंबर्स इरिटेट होकर उनको कुछ बोल देते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट करते हैं उस चीज से, बिकॉज उन्हें पता नहीं कि दैट इज नॉट हिज एबिलिटी और वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसको भी नहीं पता है, पेशेंट को भी नहीं पता है कि ओके मैं पुश कर रहा हूँ उस तरफ से, बिकॉज वो बॉडी पुश नहीं करता, ब्रेन इज नॉट परसीविंग द थिंग्स। तो अगर मुझे, मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, मैं परसीव कर रहा हूँ ओके आई एम सिटिंग स्ट्रेट, ओके और मुझे दिख रहा है कि मैं स्ट्रेट,
दैट इज नॉट करेक्ट पॉस्चर, बट यस थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लगता है कि आई एम जस्ट सिटिंग स्ट्रेट। अगर मेरा ब्रेन वो कमांड मुझे दे ही नहीं रहा, तो अगर मैं टेढ़ा भी बैठा हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगेगा मैं टेढ़ा बैठा हूँ। इसका ये मतलब नहीं पेशेंट विलिंगली ये जानबूझ के कुछ कर रहा है, तो आप उसको कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट करें या उसको आप कुछ बोलें या उसको आप गुस्सा करें या इरिटेट उस पर नहीं। जस्ट वो एक थेरेपेटिक का पार्ट है, एक थेरेपी का पार्ट है जो थेरेपिस्ट डॉक्टर्स ट्रेन करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, जिससे पेशेंट को खुद ब खुद या खुद से वो जानने लग जाएगा ओके दिस इज द करेक्ट पॉस्चर, ये सही पॉस्चर है जिसपे मैं बैठा हूँ। सो प्रॉब्लम क्या होती है पोस्चर सिंड्रोम में? First is they are pushing towards the affected side in all the position. Then there are high chance of falling risk. पेशेंट के गिरने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो उससे पता नहीं है, तो अगर वो पुश भी कर रहा है तो उसे लगे मैं तो सीधा खड़ा हूँ, और अगर आपने उस पोजीशन में छोड़ के गए, पेशेंट पुश करेगा अपने नॉन अफेक्टेड साइड से और वो फॉल हो जाएगा। तो अगर आपका पेशेंट पुशर सिंड्रोम में है और अगर वो पुश करता है, तो आपको फॉल प्रिवेंशन का एक कंप्लीट प्रिवेंशन लेना पड़ेगा कि आपको उसको अकेला नहीं छोड़ना है। अगर सिटिंग है तो कुछ सपोर्ट होने चाहिए अफेक्टेड साइड से। तो आई टेल यू व्हाट द ट्रीटमेंट की कैसे कुछ चीजें आप घर पे मॉडिफाई करके ये चीजें चेंज कर सकते हैं। देन लेफ्ट हेमिप्लेजिया, राइट हेमिप्लेजिया, इट मींस कि जो लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। इट मींस अगर राइट ब्रेन अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, उसमें मोस्ट कॉमन देखा जाता है पुशर सिंड्रोम एज कम्पेयर टू राइट साइड। इन जनरल वर्ड और सिंपल वर्ड, अगर आपके पेशेंट का लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो पुशर सिंड्रोम आपको ज्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू राइट। अगर राइट है तो मे बी देयर चांसेस, और नहीं होता मोस्ट कॉमनली, ये पार्ट नहीं होता है, लेफ्ट में मोस्ट कॉमनली मिलता है। देन फंक्शनल मोबिलिटी इम्पेयर्ड, अगेन फंक्शन उसके इम्पेयर्ड होंगे बिकॉज अगेन अगर उसको चलना भी आ रहा है और वो पुश कर रहा है तो चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पुश करेगा और गिर जाएगा। तो अगर पुशर सिंड्रोम है, फर्स्ट ट्रीट द पुशर सिंड्रोम, आप पहले उसको ट्रीट करिए, देन उसको बैठना चलना वो चीजें सिखाइए। वी हैव द पेशेंट, हमारे पास एक लेडी पेशेंट थी जो ऐसा करती थी, नाउ शी इज फाइन। तो आई हैव सम वीडियोस कि हम कैसे उसको ट्रेन कर रहे हैं। अगेन डिफिकल्टी इन यूजिंग द केन, केन इट मींस आपने देखो जो स्टिक हम यूज कर पाते हैं पेशेंट को, उसमें भी प्रॉब्लम, दे आर नॉट दे आर नॉट यूजिंग केन और दे आर यूजिंग बट नॉट यूजिंग करेक्टली द केन। क्यों? बिकॉज अगर उनको लेफ्ट साइड पैरालिसिस है तो मैं उनकी केन राइट साइड में दूंगा, लाइक इफ आई कंसीडर अगर इसको मैं केन मानता हूँ लाइक दिस इज, तो अगर नॉर्मल पेशेंट होगा उसको पुशर सिंड्रोम नहीं है, तो वो क्या करेगा अपने केन से सपोर्ट लेगा, अपने स्टिक से सपोर्ट लेगा और दे स्टार्ट वॉकिंग। पर अगर पेशेंट को पुशर सिंड्रोम है तो वो क्या करेगा, अगेन पहले स्ट्रॉन्ग साइड इज राइट ओनली, लेफ्ट साइड इफेक्टेड, अगेन हमने कोई सपोर्ट उसको एक और ऐड किया है जो राइट साइड में, दैट इज केन। अगेन क्या होगा, केन को ही धक्का, एक सपोर्ट मार केन से ही धक्का लगाएगा, इट मींस वो केन पे हाथ रखेगा एंड अगेन ही स्टार्ट पुशिंग, तो पुश करेगा, केन यूज नहीं करेगा, वॉकिंग अगेन फॉलिंग ऑफ द लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को केन यूज करने में या स्टिक यूज करने में भी प्रॉब्लम आता है। देन इज कॉल्ड ऑप्टिमल पोस्चर, सो देयर इज लाइन मेंशन। देयर इज अ ऑप्टिमल पोस्चर। ऑप्टिमल पोस्चर क्या होता है, व्हेन लाइन ऑफ ग्रेविटी के जो हम मैंने बताया था कि लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होती है वो सारे ज्वाइंट से पास, इट मींस इन जनरल टर्म हर एक बॉडी पार्ट से अपनी अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी पास हो रही है दैट इज ऑप्टिमल पोस्चर। बट अचीविंग एन ऑप्टिमल पोस्चर इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक फॉर मी ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो, फॉर नॉर्मल पर्सन ऑल्सो। हम कोई भी नॉर्मल पोस्चर में या नॉर्मल ऑप्टिमल पोस्चर में नहीं चल रहे होते हैं या फिर नहीं वॉक कर रहे होते हैं, चलना इट मींस सिटिंग में भी सेम लाइंग में भी, इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी भी, तो ऑप्टिमल पोस्चर हम अचीव नहीं करते हैं। सो आवर गोल इज टू गो नियर बाय द ऑप्टिमल पोस्चर। मतलब अगर हम वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं तो थोड़ा डेविएशन है वो चलता है, स्ट्रोक पेशेंट में भी चलता है, हम भी ऑप्टिमल पोस्चर में नहीं होते। तो हमें हमेशा वो एक क्राइटेरिया नहीं बनाना है कि हमें इसी पोस्चर में रहना है, दैट इज ऑप्टिमल पोस्चर। तो गेटिंग ऑप्टिमल पोस्चर इज वेरी डिफिकल्ट, just we are going close to the optimal posture, we are training and we are teaching the patient just go nearby the optimal posture. So we are starting with the posture now. कौन से posture होते हैं, कैसे posture, different type of posture, उस postures में treat कैसे करते हैं and क्या prevention and precautions हमें लेने होते हैं. So start with the sitting balance. So this whole line of the sitting balance. Sitting balance, just sitting balance when patient is sitting in chair, sitting in couch, sitting in bed, or patient is sitting in the floor.
दैट इज कॉल्ड सिटिंग पॉस्चर। सिटिंग पॉस्चर में बॉडी पार्ट्स कंजेस्टेड और कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब बॉडी पार्ट जो अपना ट्रंक रीजन है, अपना जो ये ट्रंक रीजन है इसके पास में होते हैं। तो अचीविंग सिटिंग इज लिटिल बिट इजी यू कैन से, तो थोड़ा इजी होता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को ट्रीट भी सिटिंग पॉस्चर करते हैं, बिकॉज अगर पेशेंट को बैठना ही नहीं आ रहा, अगर पेशेंट बेड से उठ के बैठ ही नहीं पा रहा, तो हमें उसको चलाने का कोई एक नीड या मतलब ही नहीं है। अगर वो बेड से उठ ही नहीं पा रहा, बेटर वी आर जस्ट ट्रेनिंग सिट स्ट्रेट। अगर वो बैठना सीखेगा, विल गेट मोटिवेटेड, बहुत सारे अपने चेयर वर्क, ऑफिस वर्क, उसको जो डेली एक्टिविटीज है वो करने की ट्राई कर सकता है। सो बेस्ट पार्ट इज जस्ट ट्रीट सिटिंग बैलेंस फर्स्ट। अगर आप उसको डायरेक्ट वॉकिंग पे नहीं डाल सकते, ट्रेन समथिंग इन वॉकिंग, उससे कुछ कंपोनेंट हम लेते हैं, बट फर्स्ट वी आर ट्रेनिंग सिटिंग बैलेंस लाइक दिस। So in sitting balance also there are different type of sitting balance. The first is active erect, इसमें we are just like I'm sitting, just straight, back tight, full hip tight, leg on the ground in this first event. Then second is relax erect, and third is swan posture. So not the third one, not the first one is the best posture. अगर हम बहुत straight बैठते हैं that is also not good, क्योंकि हम कितने टाइम बैठ पाएंगे, थोड़ी देर हमें रिलैक्स करना पड़ेगा. Best posture is relax erect, where we are not sitting slump. I'm now not sitting just back, I'm just sitting relaxed, most comfortable position. So erect relax posture or relax erect sitting is just when a person, a patient is sitting relaxed, उसका जो most comfortable position है उसमें patient बैठा हुआ है. So now how I'm treating patients with sitting posture. So you can see I'm sitting behind with the patient, सामने mirror है. तो therapy में, if you are in home also or if you are in the rehabilitation also, like in our rehabilitation span of it, mirror, we are using mirror regularly. Sorry, we are using mirror regularly. अगर कोई मेरे पास स्ट्रोक पेशेंट है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मिरर, बिकॉज मुझे कैसे पता लग रहा है कि मैं सीधा बैठा हूँ टेढ़ा बैठा हूँ, या तो मुझे कोई सामने से बता रहा है, और या मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ किसी में, तब मैं करेक्ट पोस्चर बता सकता हूँ कि आई एम नाउ करेक्टली सिटिंग इन द पोस्चर. तो अगर पेशेंट को आप जस्ट रैंडम ट्रीट कर रहे हैं कि आप उसको बोले सीधा बैठो सीधा बैठो सीधा बैठो, बट उसको दिख नहीं रहा, इट मीन उसके ब्रेन को है वो स्टिमुलस या वो रिजल्ट या वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा, ब्रेन कुछ दिख नहीं रहा. लाइक व्हाट वी आर डूइंग बायो फीडबैक मशीन, इसमें हम ट्रेन करते हैं, उसमें क्या होता है बायो फीडबैक मींस वो मशीन कंटिन्यूसली एक पेशेंट को फीडबैक देती है, ओके आप अभी हिप नहीं उठा रहे हैं, अभी नी नहीं रेज कर रहे हैं. सेम इज डूइंग विद द मिरर. अगर पेशेंट स्ट्रेट बैठा है, मिरर है बिकॉज स्ट्रोक है उसको, उसके आईज ठीक है, आंखें ठीक है उसकी, तो अगर हम उसको मिरर के सामने बैठाते हैं तो उसको दिखेगा ओके आई एम डाइवेटिंग टुवर्ड्स द, और मैं अपने किस साइड राइट जा रहा हूँ या लेफ्ट जा रहा हूँ, मेरा हाथ कैसा है, मेरा पैर कैसा है, मेरा फेस कैसा है, मेरा फेस डेविएट है या नहीं है. सो एक कॉन्फिडेंस भी फील कराता है, और एक उसको एक रिस्पॉन्स या उसके अगेंस्ट एक स्टिमुलस ब्रेन को दे रहा है मिरर, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट के साथ. सो आई एम ट्रेनिंग पेशेंट विद द वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट, मतलब एक बड़े पहले हम बेड पे बैठा के स्टार्ट करते हैं, बिकॉज छोटे स्टूल पे बैठाना इज डिफिकल्ट इन इनिशियल पोजीशन. लाइक फॉर हर, अभी मैंने इसको बेंच में बैठा रखा. बेंच मीन्स आपने जिम में देखो जो फ्लैट बेंच होती है, उसका क्या बेस ऑफ सपोर्ट कम है, इट मीन्स एक कम एरिया पेशेंट को बैठने के लिए मिल रहा है, तो उसमें हम ट्रेन कर रहे हैं. स्टार्ट विद द वाइडर बेस, बेड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट यूजिंग मिरर इज वेरी इफेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है मिरर. सो मैंने पेशेंट को सामने बैठा रखा है, सी इज विद द पुशर सिंड्रोम ऑल्सो, इट मीन्स वो पुश भी कर रही है. तो अगेन अगर पेशेंट को पुशर सिंड्रोम है तो भी मिरर एक हेल्प करेगा कि अब मैं पेशेंट को गाइड कर सकता हूँ. तो अगर कुछ दिख नहीं रहा और मैं उसको बोला कि आप पुश कर रहे हो अपने लेफ्ट साइड से, या अपने लेफ्ट साइड में पुश कर रहे हो राइट से, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं पुश कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन को परसीव हो नहीं रहा, वो तो एक डिसफंक्शन है, तो पेशेंट को पता भी नहीं लग रहा. बट अभी क्या है, पेशेंट का ब्रेन परसीव नहीं कर रहा, बट आईज कर रही है, बिकॉज आईज इज अ डिफरेंट ऑर्गन. तो आईज अब बताएंगे उसको ओके मैं अपनी बॉडी को पुश कर रही हूँ टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, या किसी जिस साइड बॉडी पुश हो रही है, पेशेंट को भी स्टिमुलस मिलेगा. So I'm playing the video, just watch the video and I'll explain. I think video is playing. So what we are doing here is, first thing, पेशेंट स्ट्रेट बैठा है, बेंच पे बैठा हुआ है, सामने मिरर है, उसको अपना पूरा बॉडी पार्ट दिख रहा है. आई थिंक दिस लाइन इज नॉट विजिबल समटाइम, बट आई एम डूइंग इज जो मिरर है उसमें एक हाफ में डिवाइड करके एक मार्कर से ब्लैक लाइन स्ट्रेट कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड सीओजी, मैं डिस्कस किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी.
और सेंट्रल लाइन। तो अगर वो मिरर पे एक लाइन ड्रॉ है तो आप पेशेंट को बताओ ओके ये लाइन है जो मेरे आईज, नोज और ट्रंक के बीच से पास हो रही है, तो मिरर में दिखेगा। अगर मैं इस पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देता हूँ मिरर पे, तो अब पेशेंट को अपना कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन भी हट जाएगा। अगर उसको राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम है तो उसको दिखने लग जाएगा ओके लाइन के इस तरफ मेरा राइट है, लाइन के इस तरफ मेरा लेफ्ट है। सो अब क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट थिंग हमने उसको बैठना सिखा दिया। इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, उसको सिटिंग बैलेंस आ रहा है, इससे वो बैठना सीख रहा है। थर्ड, अगर पुशर सिंड्रोम है उसको ट्रीट कर रहे हैं। फोर्थ, अगर पेशेंट को लेफ्ट एंड राइट डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम है तो पेशेंट का ट्रीट हो रहा है। थर्ड, अगर पेशेंट को नेक मूवमेंट बैलेंस सिखा रहे हैं तो मुझे बैलेंस भी सिखा रहे हैं, लाइक आई एम होल्डिंग हर फ्रॉम द बिहाइंड। मैं अब उनको ट्रेन करूंगे, दिस इज योर अप, दिस इज योर राइट, दिस इज योर सॉरी अप डाउन, दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। तो वी आर ट्रेनिंग पेशेंट लाइक दिस। तो अगर उसको जिस साइड भी नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो हम उस साइड को भी दिखाते हैं। ओके लुक एट द लेफ्ट, नाउ सी दिस इज योर हैंड लेग, और दिस इज समवन इज डूइंग समथिंग, और वो कोई बैठा हुआ, कुछ भी आप दिखा सकते हैं। तो वी आर ट्रेनिंग दिस। देन दिस इज द सेकंड एक्टिविटी इन हाई सिटिंग। हाई सिटिंग मीन्स पेशेंट जब किसी भी हाई सरफेस पे या बेड पे बैठा है जिसमें पैर उसके हवा में है, बिकॉज अगर पैर जमीन पे है तो उसको थोड़ा इजी होता है बैठना, अगर पैर हवा में है लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। हम हाई सिटिंग भी सिखाते हैं। इसमें पेशेंट क्या कर रहा है, जस्ट उसका वेट उसके हाथों में है एंड वी आर ट्रेनिंग में वो राइट लेफ्ट। इससे क्या है, उसको राइट लेफ्ट भी पता लग रहा है अपना, एंड अगेन फ्रंट एंड बैक। इससे पेशेंट अपना बैलेंस सीख रहा है राइट लेफ्ट जाने में एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाने में। दीज आर एक्टिविटी जिनको हम सिखाते हैं इन हाई सिटिंग। जैसे पैर हवा में है तो बॉडी बैलेंस करना होगा सिर्फ हिप से। तो दीज आर एक्टिविटी इन हाई सिटिंग। ओके, अब क्या लीन फॉरवर्ड, मतलब ज्यादा लीन करने के लिए मैं कमांड कर रहा हूँ पेशेंट को, तो ज्यादा लीन करना है देन लेफ्ट। नाउ पेशेंट को हमने पहले स्मॉल सरफेस में सिखाया विथ नॉर्मल सिटिंग जिसमें पैर जमीन पे थे। देन हमने प्रोसीड किया किस पे, जिसमें पेशेंट के पैर हवा में थे। अब हमने क्या किया, दोनों ट्रेन हो चुके हैं, पेशेंट अपने हिप पे हाई सिटिंग बैलेंस डाल रहा है। इट मींस हम प्रोसीड करेंगे ट्रीटमेंट जिसमें बोसो बॉल वी आर कॉलिंग, बिकॉज वी कॉल इट बोसो बॉल। एक बॉल है, सेमी सर्कुलर बॉल है जिसमें हवा है। इट मींस अब हम पेशेंट को कर रहे हैं, बॉल पे बैठा के ट्रेन कर रहे हैं। और कैसे, जस्ट लुक एट द वीडियो नाउ। अगेन हाई सिटिंग है, पैर हवा में है, नीचे बॉल है जिसका बैलेंस और खराब हो रहा है। नाउ शी इज गोइंग राइट, राइट एंड लेफ्ट सी, वो चीज विद द पुशर सिंड्रोम। जब ये वीडियो हमने ली थी तब उनका पुशर सिंड्रोम, यू कैन सी कि जो उनका नॉन अफेक्टेड साइड है दैट इज मीन राइट, उनका राइट साइड है वो उस साइड जा ही नहीं रही क्योंकि उनको पता ही नहीं राइट साइड क्या है। देखिए स्ट्रेट आई बट राइट जाएंगे, आई एम कमांडिंग राइट, नहीं जा रही हूँ। नाउ वी आर ट्रेनिंग फोर्सफुली, हम फोर्स करके उनको ट्रेन करते हैं। नाउ वी आर गो ट्रेनिंग। तो आप देख सकते हैं पुशर सिंड्रोम, ऐसा नहीं पेशेंट करना नहीं चाहता, उसको पता ही नहीं है। देयर डिफरेंट टर्म है कि पता होना या पता ना होना, उसको पता ही नहीं है इसलिए नहीं करना। तो दिस इज सेकंड थर्ड टाइप, इसमें हम एक अनस्टेबल सरफेस में सिटिंग सिखा रहे हैं। नाउ अगेन अभी क्या है, बैलेंस सिटिंग में आ चुका है, हाई सिटिंग में आ रहा है, स्टेबल और बैलेंस आ चुका है। अब हम इसको एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे बिकॉज पेशेंट विद पुशर सिंड्रोम वो पेशेंट लीन फॉरवर्ड भी नहीं करते हैं पुशर सिंड्रोम में। अगर पुशर सिंड्रोम है तो हमेशा लाइक इफ आई एम शोइंग, अगर मैं दिखाऊं वैसे पुश करते रहते हैं पीछे, तो आगे झुकने को रेडी ही नहीं होते। उससे क्या इशू आएगा, उनका हिप जो है वो लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉक होना इट मींस कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट हम बोलते हैं। अगर कोई जॉइंट बहुत टाइम तक मूव नहीं करता है तो कैल्सिफिकेशन, वो हड्डी जमना शुरू हो जाती है। पुशर सिंड्रोम केसेस में भी और सम स्ट्रोक केसेस में पेशेंट आगे झुकने को रेजिस्ट करता है, झुकना नहीं चाहता है, हम उनको ट्रेन करते हैं विद दिस एक्टिविटी। अगेन लुक एट द वीडियो, सेम बेंच जिसमें हम फर्स्ट टाइम ट्रेन कर रहे थे उसी बेंच पे बैठे हैं इस स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट में। मैंने उनका जो नी है वो लॉक किया है, अगेन उनका हाथ मेरे सेकंड नी पे है, इससे जो अफेक्टेड साइड है बिकॉज दैट इज फ्लैसिड, वो हाथ पूरा ढीला है, उसको हम नीचे नहीं छोड़ सकते। अब क्या करेंगे, बॉल को नीचे झुकने बिकॉज एक टास्क है, तो अब ब्रेन को कमांड मिल रहा है कि ओके मुझे काम करना है, मुझे बॉल उठानी है और ऊपर लाके देनी है। अगेन और इसका हम रेंज बढ़ाते हैं, लाइक मैं उसका रेंज जो अभी पोजिशन पे है वो मैं धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाएंगे, बिकॉज पेशेंट एक्सटेंड में कमर की भी एक्टिविटी करानी है और बैक भी स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ कंप्लीट फॉरवर्ड जा रहे हैं, कंप्लीट बैकवर्ड जा रही है, सेम साइड हम
जो बॉक्स है उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट इग्नोर कर रहा है किसी साइड को, अफेक्टेड साइड को, तो हम जो बॉल का बॉक्स है या जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं घर पे, उसको शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। नाउ वी आर कमिंग टू द स्टैंडिंग बैलेंस। स्टैंडिंग बैलेंस अगेन हमने जो बॉशो बॉल पे बैठाया था, अब हम इनको खड़ा कर दिया है। अगेन उनके हाथ में स्टिक है, मैंने नी लॉक कर रखा है और उनका एंकल लॉक है। अभी स्मॉल रेंज, मैं पूरा बेड पे नहीं बैठा रहा, जस्ट वेरी स्मॉल रेंज में उनको ट्रेन कर रहे हैं, जिससे उनके घुटने पे जोर या वजन आना स्टार्ट हो। वेट बेरिंग एक्सरसाइज वी आर कॉलिंग। तो ये स्टार्ट, दीज आर एक्टिविटी हम स्टैंडिंग इससे इनिशिएट करवाते हैं। स्टैंडिंग सिखाना स्टार्ट से करते हैं। जस्ट एक नी को लॉकिंग तो सीखें। अगर लॉकिंग सीख जाएंगे देन वी प्रोसीड टू स्टैटिक बैलेंस, जिसमें हम सिर्फ पेशेंट को स्ट्रेट खड़ा करके छोड़ देंगे कि आप बस एक्टिविटी नहीं करना, स्टैटिक में स्टैंडिंग सीखिए। देन वी प्रोसीड टू डायनेमिक, जिसमें हम पेशेंट को मूवमेंट के साथ सिखाते हैं, लाइक दिस एक्टिविटी। अभी क्या करें, पेशेंट को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर डूइंग कि जस्ट आप स्ट्रेट खड़े रहना सीखिए। अगर वो बॉडी उनका नी स्टेबल होने लग गया है, नी लॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो नाउ जो मेरा नी है, राइट नी, उससे मैंने उनके हिप को सपोर्ट कर रखा है, अपने एक हाथ से उनका नी लॉक कर रखा है। देन वी आर टीचिंग हिम जस्ट स्टैंडिंग इन स्टैटिक पोस्चर, सीधा सिर्फ खड़ा होना हम उनको सिखा रहे हैं। ओके, अगर वो सीधा खड़ा होना स्टार्ट कर रहे हैं, देन विल इंक्लूड द एक्टिविटी, विल इंक्लूड सम टास्क एंड एक्टिविटीज। दिस वन। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक बैलेंस आ चुका है पेशेंट में, सीधा खड़े हैं। नाउ शिफ्टिंग ऑफ द वेट, जस्ट वो अपनी हिप से राइट लेफ्ट शिफ्ट कर रही है बॉडी को। नी लॉक कर रखा है मैंने एक स्ट्रैप से, तो आप भी जस्ट किसी से स्ट्रैप से लॉक कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। जस्ट वेट शिफ्टिंग सिखाया। फर्स्ट डे चलना नहीं सिखा सकते, आपको पहले वेट शिफ्टिंग ही सिखानी होगी। दिस इज द वे वी आर जस्ट शिफ्टिंग वेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट भी नहीं होगा, पेशेंट को बॉडी परसीव स्टार्ट होगा। एंड इफ यू आर दिस वीडियो इज नॉट, आई थिंक मिरर इज नॉट विजिबल, जो पेशेंट के सामने उस टाइम मिरर भी है सामने। पेशेंट सामने मिरर क्यों है, अगेन अगर वो सिटिंग में सीख रहा है, स्टैंडिंग पेशेंट को पता होना चाहिए कि आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, मैं सीधा खड़ा हूं और आई एम शिफ्टिंग वेट राइट टू लेफ्ट। देन दिस वे। अभी क्या पेशेंट स्टैटिक बैलेंस में आ चुका है, हम इसको वॉल स्टैंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, जस्ट यू कैन बी साइकोलॉजिकल आल्सो और जस्ट फॉर लिटिल बिट सपोर्ट। मैंने उनको एक पाइप दे रखी है और यू कैन गिव एनीथिंग टू द पेशेंट। अगेन दिस इज ब्रेस, हमने उसका नी लॉक करा है बिकॉज लिटिल बिट प्रॉब्लम इन द नी लॉकिंग, उनका नी थोड़ा कम लॉक होता है और इंजरी का प्रिवेंशन भी ले रहे हैं बिकॉज शी इज विद द पुशर सिंड्रोम। तो कुछ भी करती हैं उसको, जस्ट हमने वॉल स्टैंडिंग करा दी, हम कुछ भी नहीं करे, जस्ट वॉल पे खुद के सपोर्ट से स्टैंडिंग है। फियर ऑफ फॉल भी जाता है इससे, जो पेशेंट का डर है कि मैं गिर जाऊं उससे भी जाएगा। आई एम नियर बाय, पेशेंट के करीब रहना है बट पेशेंट को टच नहीं करना है, जिससे पेशेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है कि आई एम स्टैंडिंग विद माई ओन। नाउ वॉल स्टैंडिंग इंप्रूव हो चुकी है पेशेंट की इन दिस फेज। अब हम उनको उस चीज पे विदाउट पाइप विदाउट एनीथिंग हम उनको खड़ा होना सिखा रहे हैं। कंटिन्यूअसली वी आर कमांडिंग जस्ट लुक राइट, यू कैन आस्क द पेशेंट टू लुक राइट एंड लेफ्ट। अगर आगे गिर रहे हैं या झुक रहे हैं तो आप पीछे रहिए, लाइक दिस इज द वे आई एम पुशिंग। अगेन अगर आपका पेशेंट आगे झुकता है तो फुल बॉडी से आप पेशेंट को पुश करने की या उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज एक कंप्लीट सपोर्ट से पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा। तो ट्राई टू जस्ट होल्ड मिनिमम, जितना भी कम सपोर्ट देके आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं उतना कम सपोर्ट दे देके आपको ट्रेन करना है। लाइक आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर टू द हेड, मैंने हेड से पुश किया, इट मीन पूरी बॉडी ही उनके पीछे जा रही है। चिल्लो ओके, जो इशू है वो मेरे देखने की वजह से मैं आगे झुक रही हूँ, वो एक कमांड मिलता है ब्रेन को और शी इज गोइंग बैक। इन थर्ड दिस वीडियो नाउ पेशेंट इज अचीव्ड इंडिपेंडेंट, कोई वॉल नहीं है, कोई मेरा सपोर्ट नहीं, जस्ट टाइम स्टैंडिंग बिहाइंड और वो इंडिपेंडेंट खड़ा होना सीख गई इन दिस वीडियो पेशेंट। ओके, दिस इज शी गॉट द इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग। नाउ वी आर कमिंग इन डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस मींस उनका स्टैंडिंग बैलेंस तक आ चुका है, हम नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड डायनेमिक बैलेंस। हम डायनेमिक बैलेंस कैसे सिखाते हैं पेशेंट्स को, तो यू कैन जस्ट टेक स्मॉल टिप्स दिस। नाउ अगेन देयर आर सम की पॉइंट्स, द रेड डॉट्स आर द की पॉइंट्स, हमें किस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज पेशेंट देयर इज अ आई कैन से देयर इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर एज अ थेरेपिस्ट एज अ फैमिली मेंबर। थेरेपिस्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सम थेरेपिस्ट इज लिसनिंग। अगर पेशेंट आपको जिस कंडीशन में मिलता है, इफ यू आर नॉट एबल टू, और या आप उस कंडीशन को अगर प्रमोट नहीं कर सकते अच्छे वे में, उसको ट्रीट नहीं कर सकते, आप उसको प्रोसीड नहीं करा सकते,
तो आप उसको बैकवर्ड भी ले जा सकते हैं। इफ पेशेंट इज फॉलिंग फ्रॉम यू, अगर पेशेंट गिरता है, कोई प्रॉब्लम आता है, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर जॉब राइट। सो कभी भी आप ट्रेन कर रहे हैं, आप 2 दिन से 4 दिन ले सकते हैं, एक वीक लेट प्रोग्रेशन दिखा सकते हैं, बट प्रिवेंशन के साथ। कोई इंजरी या फॉल नहीं होना चाहिए पेशेंट। तो स्टिक होल्ड किया है, आई एम होल्डिंग द हिप, नी लॉक है, एक बेंच बोर्ड वी आर कॉलिंग, इस पे पेशेंट खड़ी है बिकॉज उनको ट्रेन करना है। फ्लैट सरफेस जगह हम एक रेजिंग सरफेस रख रहे हैं। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इसमें एक वेट बेयरिंग हो रहा है, जो अफेक्टेड साइड है दैट इज सर लेफ्ट साइड, उस नी को लॉक नहीं करती, तो एक वेट आ रहा है उसमें, बिकॉज ऑफ वेट हमने हटा दिया। राइट लिप जैसे ही ऊपर आ रहा है, राइट पैर जैसे ऊपर आ रहा है, इट मीन सारा वेट किस में आ रहा है, लेफ्ट पैर पे आ रहा है। हम जॉइंट वेट बेयरिंग भी करा रहे हैं, फंक्शनल एक्टिविटी भी सिखा रहे हैं, और एक वॉकिंग की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है, बिकॉज वॉक कैसे करेंगे पेशेंट, अल्टीमेट पैर आगे रख के करना होगा। एक वो प्रोसेस, बिकॉज जो मेरी पेशेंट है शी इज जस्ट ये भूल चुकी है कि मुझे पैर भी कैसे उठा कर सिंक्रोनिसिटी कैसे दिखानी है, उसके लिए भी हम ट्रेन कर रहे हैं। तो दिस देन दीज आर डायनेमिक बैलेंस व्हेन पेशेंट इज नीलिंग, हम नीलिंग में डायनेमिक बैलेंस भी सिखाते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद दिस, इस पेशेंट को नील डाउन करें। अभी क्या है, लिम्स सेपरेट हो चुके हैं, स्टेबिलिटी और कम हो चुकी है। नाउ पेशेंट इज ट्राइंग टू स्टेबल हिमसेल्फ इन द सरफेस में, एक पैर आगे 90-90 पोजीशन वी आर कॉलिंग, जिसमें राइट लेग इज इन 90, लेफ्ट लेग वो भी 90 पोजीशन में। नाउ वी कैन इंक्लूड फंक्शन इन द सेम एक्टिविटी। अगर वो आपको स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो वी कैन ऐड फंक्शन लाइक दिस वे, दिस वे। पेशेंट इज स्टेबल। कैसे, हम कहाँ से ट्रांसफर करा रहे हैं, हम नॉन अफेक्टेड से अफेक्टेड की साइड ट्रांसफर करा रहे हैं, बिकॉज पेशेंट का चांस ऑफ फॉलिंग कहाँ होता है, जहाँ पेशेंट का अफेक्टेड साइड होता है। पेशेंट किस साइड गिरता है, जिसे अफेक्टेड साइड होता है, तो हमेशा हम ट्रेन कहा नॉन अफेक्टेड से अफेक्टेड की तरफ कराते हैं, बिकॉज को बैलेंस अफेक्टेड की तरफ लाना सीखना है। ही इज लाफिंग। तो दिस इज एक्टिविटी, आप कोई भी एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं विथ बॉल, विथ ट्रांसफर एक्टिविटी। आप उनको वहाँ पे पानी पीना सिखा सकते हैं विद द बॉटल, एनीथिंग यू कैन इंक्लूड, जस्ट दिस एक्टिविटी व्हेन वी आर ट्रेनिंग द डायनामिक बैलेंस। Then again आपने वीडियो देखी, दे आर अगेन द पार्ट ऑफ डायनेमिक बैलेंस ओनली। इसमें हम अगर उनको स्टैंडिंग आ चुका है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू वेट शिफ्ट कर सकते हैं। इन द फर्स्ट वीडियो अगर आ चुका है, देन अगेन वेट शिफ्ट कर सकते हैं। दीज आर ऑल इन डायनेमिक पोजीशन। नाउ शी इज आल्सो स्ट्रोक पेशेंट सॉरी। अभी अगर स्टैंडिंग आ चुकी है, फंक्शन आ चुके हैं में, जस्ट स्टार्ट फंक्शन। रेड बैंड जो दिख रहा है, जस्ट इज टारगेट। वो ऐसा नहीं कि हम कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, जस्ट इट्स अ टारगेट, बिकॉज पेशेंट को हम आवर ब्रेन नीड्स टारगेट। मैंने फर्स्ट डे ऑफ वेबिनार में बताया कि आवर ब्रेन ऑलवेज नीड अ टारगेट। अगर टारगेट नहीं, अगर कुछ आप उसको पता नहीं उसके बाद होना क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, पेशेंट एक्टिविटीज बोर भी हो जाएगा, और एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है। इससे मोटिवेशन आई हैव टच द नी टू द बैंड एंड दिस एक्टिविटी जैसे बार है, जस्ट मार्चिंग पोजिशन। अब पेशेंट क्या कर रहा है, मार्च करने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंट का टाइप ऑफ स्ट्रोक, डैमेज उतना ज्यादा नहीं है, पेशेंट इज मोर एक्टिव, बस इस केस ऑफ स्ट्रोक ओनली। दैट इज एक्टिविटी अगेन डायनामिक बैलेंस, स्टैंडिंग में डायनामिक बैलेंस प्रैक्टिस करा रहे हैं। नाउ इन एडवांस केसेस इज आल्सो केस ऑफ स्ट्रोक इन आवर स्पाइन ऑफ इट। सो अगेन वी आर ट्रेनिंग। जब ये आई थी तो वॉकिंग इंप्रूव हो चुकी थी जब हमारे पास आई थी, बट इनका मेन कंसर्न है, इफ आई एम वॉकिंग, वो वॉक कर रही है, द थिंग इज शी इज यंग, शी नीड्स टू डू एक्टिविटी बाय ओन, जॉब, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग शी वांट टू डू बाय हर ओन। सो उनका मेल गोल था कि मुझे वॉकिंग आती है, बस डायनेमिक बैलेंस है, स्टेबिलिटी नहीं है, मैं फंक्शनल एक्टिविटी नहीं कर सकती। लाइक अगर मुझे स्विमिंग सीखना है, या मुझे जिम जाना है, या मुझे अपने जॉब में जाना है, तो देयर इज फियर ऑफ फॉलिंग ऑल्सो, हम उनको सिखा रहे हैं विथ डायनेमिक बैलेंस। तो दीज आर एडवांस केसेस, इसमें हम एडवांस रिहेबिलिटेशन पे हैं। जस्ट क्या है, बेस सपोर्ट सपोर्ट बड़ा रख के शिफ्टिंग लेग लेग राइट टू लेफ्ट, ये अचीव है। देन दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, दीज आर एक्टिविटीज जिसमें एक अपर लिम्ब फंक्शन भी हो रहा है। यू कैन सी राइट साइड इज अफेक्टेड, आपको बॉल पकड़ने के वे से पता लग रहा होगा कि राइट साइड इज अफेक्टेड। सो अगेन शी इज शिफ्टिंग वेट टू द अफेक्टेड साइड, देन नॉन अफेक्टेड साइड, बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो वी कॉल इट फंक्शनल एक्टिविटी, मीन हम फंक्शन के साथ कर रहे हैं। और वी आर आल्सो कॉलिंग इट मल्टीपल अप्रोच, इसमें हम बहुत सारे लिम्ब या बहुत सारे फंक्शन को मल्टीपल टाइम से ट्रेन करते हैं। सॉरी नो थैंक यू। दिस इज द अगेन
a video. इसमें पेशेंट को रेजिंग फ्रॉम द फ्लोर ट्रेन कर रहे हैं. बॉक्स है जिससे वो सपोर्ट ले रहा है. हाथ मैंने वेट लगाया है बिकॉज वीक शोल्डर. पेशेंट क्या कर रहा है, गोइंग टू द फ्लोर एंड देन अगेन उठने की कोशिश कर रहा है. Then we can modify with the kneeling also. हम हिप के फंक्शन पेशेंट को सिखा रहे हैं. एट द सेम टाइम हम हैंड फंक्शन भी सिखाते हैं. लाइक वेट है, वेट को हम बोल सकते हैं आप राइट लेके जाइए, लेफ्ट लेके जाइए. तो हम एट द टाइम बैलेंस भी सिखा रहे हैं, लोअर लिम्ब एक्टिविटी सिखा रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग सिखा रहे हैं ऑफ द अपर लिम्ब. वी कैन इंक्लूड मल्टीपल अप्रोचेस. आर फोकस व्हेन आई एम ट्रीटिंग द पेशेंट हियर, अगर मैं यहाँ पेशेंट देख रहा हूँ तो मेरा एक गोल होता है कि एक ही एक्टिविटी में मल्टीपल फंक्शंस को इंक्लूड कर लो, जिससे पेशेंट का ब्रेन मोर एक्टिव होता है. पेशेंट को बहुत सारे टास्क एक एक्टिविटी तो फंक्शन अच्छी तरह कर पाता है और रिहेबिलिटेशन में भी इजी होता है पेशेंट को, कि हम वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे हम पेशेंट को ट्रेन कर सकते हैं. बिकॉज अगर मैं हाथ के लिए एक अलग प्रोटोकॉल रखूंगा एंड अलग डेज, या पहले मैं लेग ट्रेन करता हूँ देन आई विल गो टू द हैंड, उसमें एक टाइम भी कंज्यूम होता है. तो आवर गोल इज टू जितना कम टाइम पे जितना जल्दी हो सके हम पेशेंट को एक्टिविटी और अपने एडीएल्स पे एक्टिव कर सकें विद इंडिपेंडेंस. इसलिए मल्टीपल अप्रोचेस हम यूज करो. So now most important part is, अगर आपका पेशेंट है, आपने ये पक्का देखा होगा, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी. पेशेंट का नी हमेशा हाइपर एक्सटेंशन में जाता है. बहुत सारे फैक्टर होते हैं. डे 0 से ही आपको प्रिवेंट करना. अगर हॉस्पिटल से पेशेंट आया है, आपको पता है कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी जा रहा है, तो आपको उसको प्रिवेंट करना है. तो अगर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी जाएगा, अगेन वो वॉकिंग में प्रॉब्लम करेगा, स्टैंडिंग में प्रॉब्लम करेगा. हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी के कुछ लोगों के जनरली या नॉर्मली भी हाइपर एक्सटेंशन में होते हैं. तो आपको देखना पड़ेगा, ये जज करना पड़ेगा विद द नॉन अफेक्टेड, जहां लकवा नहीं हुआ है. अगर दोनों पैर इक्वल है और हाइपर एक्सटेंशन, दैट मींस नॉर्मल, पेशेंट को इंजरी से पहले भी वही कंडीशन. बट अगर आपको पेशेंट का दूसरा लेग नॉर्मली लॉक हो रहा है और बाकी जो अफेक्टेड साइड है वो हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है, तो आपको उसके प्रिवेंशन लेना है. प्रिवेंशन मीन आई ऑलवेज सजेस्ट हिंज नी ब्रेस. देयर इज अ ब्रेस कॉल्ड हिंज नी ब्रेस. और स्ट्रोक पेशेंट में क्यों आता है, अगर आपको ये क्वेश्चन है कि स्ट्रोक में ऐसा क्या होता है, स्ट्रोक तो ब्रेन से है, इस पैर में क्यों आता है, बिकॉज ऑफ फुट ड्रॉप. अगर फुट बिकॉज फुट ड्रॉप हो, फुट ड्रॉप मेजरली केसेस में होता ही होता है. तो फुट ड्रॉप इट मींस अगर आप स्ट्रोक पेशेंट पता होगा आपको पैर ऊपर नहीं उठता है, तो आपको पैर ऊपर नहीं उठ पा रहा, इट मींस आप एक सिनर्जी या फिर वो बॉडी जो लिम्ब पे बैलेंस है, ये फोर्स है, आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका फोर्स कहाँ बैकवर्ड डेविएट करता है. बिकॉज आपको फ्रंट अगर फॉरवर्ड डेविएट करना है, फॉरवर्ड करना है, तो आप एंकल सिनर्जी यूज करते हैं. एंकल का भी एक फोर्स लगता है, हम जज नहीं करते, द पार्ट ऑफ थेरेपिस्ट, बट एक फोर्स लगता है जो एंकल लगाता है, एंकल रेज करके और बॉडी को आगे शिफ्ट करने में. पर स्ट्रोक पेशेंट क्या है, वो फोर्स लग ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी जाता है, तो एक्टिव ही नहीं है. तो हमें ये हमेशा प्रिवेंट करनी होती है. सो वी आर एंडिंग द सेशन. थैंक यू वेरी मच. If anyone have doubt, I think there is a chat box. थैंक यू देवेंद्र साहब, दैट वाज इंटरेस्टिंग. एक आपने अभी किसी ब्रेस का जिक्र किया, व्हाट इज द, कौन सा ब्रेस था वो, आईजी ब्रेस? हिंज नहीं सर, एच हिंज, HINGE, हिंज नहीं ब्रेस. अच्छा, HINGE नी. हिंज नहीं ब्रेस इट मींस जो नी में होता है. आई विल शो यू द इमेज. जो हिंज नहीं ब्रेस में क्या होता है, जैसे आपका जो पैर है या जो नी है वो बहुत पीछे जाता है, उस ब्रेस में क्या होता है, तो मेटल रॉड्स होती है जो नी को सिर्फ 180 तक ही रखती है. बिकॉज आप अगर इसको देखेंगे, दैट इज नॉट 180 डिग्री, दैट इज मोर देन 180 डिग्री. तो उसमें एक राइट मीडियली लैटरल, मतलब पैर के दोनों तरफ मेटल रॉड्स होती हैं जो सिर्फ नी और अपर पार्ट ऑफ द लेग एंड लोअर पार्ट ऑफ लेग से स्ट्रैप से टाइट होता है ब्रेस. आपने कॉमन देखा होगा. तो उसमें क्या होता है, अपर एंड लोअर लॉक हो गया एंड जो रॉड्स है वो 180 से ज्यादा नी को जाने नहीं दे रही. तो एक प्रिवेंशन हो जाता है इन द इनिशियल फेज ऑल्सो. जैसे पेशेंट प्रोसीड करता है, स्ट्रेंथ आती है लेग पे, फिट एक्टिवेट होता है या फुट ड्रॉप स्प्रिंट यूज करते हैं. अगर आपको लगता है पेशेंट अभी कंफर्टेबल है और सॉरी हाइपरटेंशन में नहीं जा रहा, तो आप रिमूव कर सकते हैं. बट फॉर इनिशियल डेज यू हैव टू यूज ब्रेस. ठीक ठीक. Fine. I'm seeing if anyone, I'm seeing Mohit and Wilson ji. If anyone has any questions, maybe you can ask. I have some. Maybe I'll wait. अगर आपके कुछ questions हैं, please अभी आप पूछ सकते हैं, Mohit and Wilson sir. Yes, sir. Here I would like to thank Dr. Saab for giving a very in-depth knowledge for all of us. It is really commendable. बहुत कुछ हमको
inside जानकारी हो गई है. And yes, I think so. It is basically, yeah, it is much more important for treating the patients into a physiotherapical way. So uh, I suggest that this particular way of how you are getting into a rehabilitation is really very commendable, and it is good. One question what I have over here, as we have just lately discussed about hinge knee Yes. system, which is 180 degree, which should be 180 degree, not more than 180 degree. But do we see such type of patients, Dr. Saab? ऐसे हमको Yes, पेशेंट्स मिलते हैं क्या? क्या उनको चलने में कोई दिक्कत वगैरह होती है ये सब? yes, most of the cases they have the, if you're observing stroke patient, mostly they have this issue with hypertension only. Like a girl, you're seeing the video, she's also, this girl, this is also, she's also with the same issue only, hypertension only. Because why this is common in stroke? That is reason of because of foot drop. Yes, we Okay. have the cases. You can see the patient. अगर आपने patient देखें, you will see this type of deformity. I don't say deformity because it's not the permanent, but yes, there is high chance of, if you're not taking prevention and there is a foot drop, patient keep on moving, because we are more concerned of now in family members. If patient family is not aware about the foot drop, they are not using foot drop split. It means patient is walking with the slapping gait. Slapping gait means patient pair is just slapping his foot again and again in the floor, because the ability of lifting the foot is not there in the stroke. So what they start just limping, or you can just, their leg is flaccid in the initial phase. So he's walking in the this right, slapping of the foot in the floor. Again, whole force where the force is going. Force completely the force is coming to the knee, and slowly if he's not using any support in the ankle or not using foot drop spring, hyperextension of knee may develop, or in the most of cases it will develop in the later stage if patient is not taking the prevention. Okay. And my other question, sir, as we have discussed, center of gravity or Okay. line of gravity within the body, which is with different postures or this walking or sitting Okay. position. So ये हमको जैसा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है, ये बाद में रिकवर होने का कितना चांसेस है सर? So that is not disturbed. Actually, center of gravity, line of gravity is just a term to know how body is stable in the any posture. But center of gravity, line of gravity is disturbing because of the condition, because of the injury of the stroke. So that is not the thing, is center of gravity is disturbed because of that injury. Center of gravity or line of gravity is just deviating from its place. That is not कि वो खराब हो चुकी है. So when we are treating patient, अगर आप we are treating patient with Fisher syndrome, or we are patient with the, when patient is not seeing or ignoring that part, it means center of gravity or line of gravity is shifting. So the more you treat, the time will pass, and when patient is recovering, it will automatically come into the place. The thing is, you have to guide your patient regularly. That's why I told about the mirror also. Mirror is very helpful to imagine, just look or observe the patient. That is not the issue. That is a condition. When it comes with a stroke, slowly and gradually, when patient is recovering, it will just shifting or just coming to its normal position. Well, one last question, sir, regarding the CBT or something which you had been discussing, Sodhiji and you in the very beginning. I just little bit heard it. Can you please add a little bit light on that? Yes, actually, CBT life coach is cognitive behavioral therapy life coaches. When we are dealing with any stroke case, like, so that day, that is the day zero. If you consider that day patient got the stroke, before that day and after day, life is completely changing with the patient. Like, what worst feeling we have is when we are in dependence with someone. When the injury caused to the patient is not just physically damaged,
just not physically impaired, but they are also mentally impaired. They maybe if they're losing their job, they are not independent, not no more, not more in, sorry, no more independent on their feed, their toilet activity, their bed activities. Ultimately, they are just disturbing or they are just impairing with the mental issues also. So, and when we are seeing in some injury that little bit injury or little impairment is there, but in a stroke, there is complete dependency of the patient in initial phases. So, patient will or slowly they are losing their motivation to the walking. Or if they are aged person, now they are just, thinking, okay, whole life is went with these things. Now I'm dependent on some family, and there is financial stress also. There are many other mental stress and psychological issues are with the patient. So giving the therapy, physical therapy is a part of the our rehabilitation, but physical therapy will help when patient is motivated, when patient is that willpower, when patient have that ability or that strong belief, okay, I have to walk again, I have to go to job again, I have to do my activities again. So he need that motivation. And the stroke journey is not a small journey. It's a long phase, 6 months, 8 months, years it will take. So the Right. motivation part is going up and down again. Like if walking is improving, hand function not improving, patient again go backward. Okay, it is not improving, I'll not do the activity. At that time, CVT life coach will help how to do the journaling daily. Like what I do with the patient, I always ask the patient or family member to make a diary or make a journal at a day zero only. Okay, today I am doing this. Like if I am in the bed completely bedridden, so they have the record. Okay, in day zero I was completely bedridden. Then the more they are indulging in the activity, the more they are going to the therapy, things and the physical activity or the physical dependency will go away. The patient is more independent. So daily they are writing, okay, 3 days, 5 days before I was not able to sit, but now I am able to sit. So that moment they are writing these all things, slowly they have the record. Okay, I came from this to this place. I'm just giving an example how I treat the patient. So whenever patient feel the demotivation or is not okay with the psychological, they are just disturbed, we'll just open that diary and ask the patient, okay, just see from where you are coming. You are completely dependent, but now you are doing these activities. So again, okay, he'll have the record. He'll think, okay, I was in this place with my I can with my ability to do the work, with my willpower, with my struggles, with my activities, and with my courage. I came to this place, so I have to work again, and I'll reach there. I'll reach there what I want in the life or what I want in my functions abilities. So there we come in the role of placivity. Okay, there are different ways. Like this is the example. Generally, is a just a small example. If we are doing in CBT life coach is generally that one-to-one sessions are there. Then some tasks to the family, some tasks to the family members and therapists is also there. There are a whole different protocol for the CBT also. So this is a what I'll suggest about CBT. That is what we are doing as a CBT life coach. Right. So essentially, I think the two जो आप कह रहे हैं physiotherapy as well as cognitive therapy probably Yes, must sir. go hand in hand क्योंकि motivational issues तो होते you ही है know सर, दैट इज वो होते ही हैं बिकॉज वो होते ही हैं एक so दिन that में is आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एक इंसिडेंट जो आपको याद भी नहीं है, उसके बाद आप मॉर्निंग उठते हैं या हॉस्पिटल में उठते हैं, आपकी कंप्लीटली लाइफ चेंज हो चुकी है। कोई फिजिकल तो एक सेकेंडरी पार्ट है, मेंटल इतना हाँ ज्यादा वो डिस्टर्ब करके जाता है पेशेंट को। और इफ दे आर लाइक दे आर सिंगल अर्निंग फैमिलीज है या उनका फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फैमिली है, तो उनको लगता है ओके क्या हो चुका है। एट द टाइम आई सजेस्ट और आई मैं हमेशा ही पेशेंट्स को बोलता हूँ कि नॉट साइकेट्रिस्ट, बस कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर लाइफ को जस्ट कंसल्ट। बिकॉज एक डे के बाद सिर्फ पेशेंट की नहीं, फैमिली की लाइफ भी चेंज हो रही है। तो एक दोनों को, एक correct साइकोलॉजिस्ट या दोनों को जानने की जरूरत है। पेशेंट को जानने की जरूरत है कि अब मुझे क्या चीजें करनी है फैमिली में, कैसे मुझे अपना एंगर इश्यूज कंट्रोल करना है। सेम टाइम पे फैमिली को भी जानने की जरूरत है कि मुझे पेशेंट के साथ बिहेव कैसे करना है। बिकॉज नाउ द फ्रस्ट्रेशन द इरिटेटेड लेवल विल बी हाई। क्यों होगा? बिकॉज अब कंप्लीट एक दिन में उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप भी फ्रस्ट्रेशन होंगे, फैमिली मेंबर्स फ्रस्ट्रेट होगी, एंगर इश्यूज आएंगे, वो अफेक्ट करेंगे पेशेंट को। बेटर देन दिस, इंजरी हुई है,
हमें अगर हैंडल करना नहीं आता, इफ यू आर फीलिंग और आपको लग रहा है कि इश्यूज आ रहे हैं, जस्ट गो विद द सीबीटी लाइफ कोच और साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, to how to behave in between families or how to do things, how to keep patient motivated in the activities or rehabilitation. Correct, correct. डॉक्टर साहब, एक मेरे दिमाग में आ रहा था while going through the presentation and later, ऐसी are there exercises which the affected can do independently, not depending upon an external person. Maybe he can sit in the front of the mirror and do कुछ adjustments on his own, keep on doing something on his own. Yes, sir. हाँ सर, है, बिल्कुल है. लाइक अगर पेशेंट फर्स्ट थिंग व्हेन पेशेंट इनिशियल फेज, आवर रोल और आवर गोल इज द थेरेपी इज मेक द पेशेंट इंडिपेंडेंट. सो हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम पेशेंट को जितना कम हेल्प कर सकते हैं उतनी कम हेल्प करेंगे. लाइक अगर पेशेंट को कोई चीज बॉटल लिफ्ट करने में वो लिफ्ट कर पा रहा है बट ही इज टेकिंग द टाइम, अगर उसको वो करने में 5 मिनट लग रहा है, हम क्या करते हैं, मेजरली फैमिली मेंबर्स, हम क्या करते हैं, बॉटल पकड़ा के पेशेंट को पानी पिला देते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट पेशेंस और वी डोंट हैव दैट टाइम आल्सो. हम क्या करते हैं, पेशेंट को फर्स्ट थिंग इज, अगर पेशेंट को एक्टिविटी करा रहा है तो आपको उसको इंडल्ज करना है. 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, जस्ट आस्क हिम, गिव कमांड, आपको करना है, करना है, करना है. दैट इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, एज अ मिरर थेरेपी आल्सो, अगर पेशेंट का कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली बॉडी फ्लैसिड है, अगर आप उसके मिरर के सामने बैठा भी देते हैं ना, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ द पेशेंट. उसका डेविएशन जो गिरना है वो इंप्रूव होता है, पेशेंट को अपनी बॉडी परसीव होती है, तो इग्नोरेंस पार्ट नहीं आता, नेग्लेक्शन पार्ट नहीं आता. अगर पेशेंट को राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेट करने में, तो वो राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेट करता है. सेम टाइम पेशेंट को जस्ट बैठा सकते हैं, लाइक दिस इज अ चेयर, दिस इज सपोर्टेड विद द बैक, हम पेशेंट को इसमें बैठा सकते हैं. अब फॉल करेगा तो देयर हैंड गिरेगा नहीं, सामने मिरर है. नाउ ही कैन जस्ट ऑब्जर्व हिमसेल्फ, ओके देयर इज फेशियल डेविएशन, मेरा फेस कैसा है, सो आई हैव टू लिफ्ट नेक और टर्न नेक लाइट लेफ्ट. अगर मेरा हाथ लटका हुआ है, अगर वो देखेगा भी तो दैट फीलिंग और दैट मोटिवेशन आएगा, ओके माय आर्म इज नॉट, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मुझे हाथ काम करना है. सेम टाइम पे वी आर डिस्कसिंग सेकंड वेबिनार लाइक फ्लैसिलेशन टेक्निक. अगर पेशेंट का फ्लैसिड है तो मिरर के सामने बैठ के क्या करेगा, अपनी फेस को टच करेगा, टैप कर सकता है, आइसिंग कर सकता है. लाइक एक थेरेपी में हम आइसिंग पेशेंट को रिकमेंड करते हैं. आइसिंग कैसे कर रहे होते हैं हम जब पेशेंट फैमिली करना स्टार्ट कर देती है, टैपिंग फैमिली करती है, नो, आप मिरर के सामने पेशेंट को बैठाइए, पेशेंट बोले खुद से आइसिंग करेगा, खुद से टैपिंग कर सकता है. कॉम्बिंग अगर है तो नॉन इफेक्टिव कॉम्बिंग कर सकता है, दोनों हाथ यूज करके ऑयलिंग कर सकता है, जस्ट यूज करके ऑयलिंग कर सकता है. पेशेंट अपनी बॉडी को देखेगा तो उसको एक फीलिंग आएगी, ओके समवेयर देयर इज अ डिस्टर्बेंस, समवेयर देयर इज अ फीलिंग ऑफ माय फिजिकल एबिलिटीज, मुझे इस पे वर्क करना है. तो देयर लॉट ऑफ एक्टिविटी वी कैन डू इन मिरर थेरेपी. Right. मैं तो हमेशा ही करना चाहिए फॉर एवरी पेशेंट. अगर पेशेंट आपका ठीक भी है तो भी जस्ट मेक हिम सिट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ, क्योंकि हम डेली अपने आप को खुद को देखते हैं और कुछ ना कुछ चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. I think a mirror can be a strong asset, जो at least feedback, स्ट्रॉन्ग है सर, simple feedback बेस्ट mechanism. और यस सर, बेस्ट इक्विपमेंट यू कैन यूज इन अ hemiplegic patient or with a stroke patient or patient with any brain injury or a traumatic brain injury with RT or something. Always you have mirror. मेरा पेशेंट कोई भी होता है, फर्स्ट डे आई विजिट द पेशेंट और फर्स्ट डे पेशेंट मैं इसको सिर्फ मिरर के सामने बैठा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व कि आपका क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम आई है, आपको पैर कैसे गिर रहा है, आपको हाथ कैसे लटका हुआ है. आई एम डूइंग नथिंग, जस्ट मेकिंग सिट इन द पेशेंट फॉर 5 to 10 minutes. Right. I think Wilson, sir, you have some question? Yeah, you can. Yes, sir. Here, as we were discussing about mirror image and how there are changes in, of course, it is a more elaborative thing what Dr. Saab is explaining. हम कैसे बैठते हैं या हमारा कैसा है, but the minute changes. Say suppose the face. If you have got a a face which has been crooked or which is little bit slightly down on one side. Yes, facial palsy you can say. Facial palsy. Okay, yeah. Okay. The exact word will be facial palsy. Okay, in facial palsy, okay, there might be external I will not say drooling exactly, but one side down of your face. It happens. Drooling also. There is case also. Yeah, there is a there. drooling also. But sometimes when there is a muscularly or the face is a little bit down on one side, and that is the external thing. But what happens insidely is that which I am experiencing currently is that if you will just see the teeth line, sir, the
side which has been affected, it is much more closer to the teeth line. And what happens sometimes, you suddenly chew the Yeah, inner there is a side case. of your cheek Yes, yes, there is a case. or your lips while eating. So this is, I wish that I could ask this, because whether the mirror image will help. And there are a lot of cases what I have already heard it or something like that. I've seen on the Facebook or something, that there is a tongue biting or lip biting or Yes. inner cheek which has been biting by the person who has been stroke affected. So can you Okay. please throw a little bit light on this, how it can be Yes. avoided or how it can be cured? Okay. So, sir, that is facial palsy. That is not you're telling that is external thing. That is not external thing. That is a internal thing, or that is physical disability only. Because in our face there are various muscles. We are calling zygomatic, facial, vaccinator. There are different type of muscles. That 8 muscles are total. Oh, sorry, 8 bones are there, and different muscles are there. 5 branches of muscles are there, which each muscle is responsible for different function. So chewing of the jawline, we are calling jawline, but you are saying it's inner teeth, that is jaw. So chewing, biting, lip sync, pursing, blowing, blowing of this thing, lifting our eyebrows, they are all controlled by the facial muscle only. So if there is any injury in the stroke, there is facial palsy. So feeling of this part of the mouth inside and outside also diminished. So what happened is patient muscle is not that much strong. So they can keep the mouth at that place, because if function is lost, then they got flaccid. Flaccid means muscle ढीली हो चुकी है. What we are seeing in the hand also, वो लटक जाता है. Same facial muscle also went for the flaccid. That is first condition. Facial muscles are flaccid. And then second is sensation. There is a sensation loss on also. So the moment that skin or that part of cheek came into the mouth, they won't have the sensation also. And why they came into the teeth? Because there is flaccidity. So that time patient bite the his his or her that cheek. So mirror therapy will not help in this, but how mirror is used in this is when patient is sitting in front of the mirror, they'll look, there is dropping of the face. So there are some roots approach we are calling that technique or therapeutic part, where we ask patient, family members, and we are also doing when we are giving facilitation technique. Facilitation means activating that these muscles. We are activating all the muscle with these techniques like tapping. Patient can sit in the front of mirror, use his non-affected arm, or he can use this. Let us say this is my affected arm. This is complete flaccid. There is no function. But with the non-affected arm, I can hold my hand. Or now what can I do? Just use this hand and tap with my face. At that time, there are neurons which are responsible for the touch, pain, pressure sensation. These neurons are getting stimulated. Okay, something is tapping in my face. Same time, sensation with the hand, sensation of face with aggravate. So these activities. Same for icing. They can use ice, small ice cube, use their face in the front of mirror also. One more thing, like we are giving the brush electric budget vibrating is the brush which is vibrating. Same time, they're putting in between the cheek, they're using brush. Same type vibration they can use in the face. So what they are doing, patient himself is doing these activities, tapping, icing with non-affected arm, brushing of the vibrating. They are doing themselves only. So these are all coming as a treatment also, and for the patient also they are doing by their own self. They'll know, okay, my sensation is lost when they are touching from non-affected. Okay, oh, my sensation is lost, my muscles are down, so they can see and they can do this activity in the front of mirror. And they are different Faradic current also. It will recover. Facial muscles are recovered where in that 3 or 4 weeks, maximum 3 and 4 weeks, they'll completely recover. But these activity can be done in the front of mirror. Here I have I would like to question. add, sir, this after about 2 years, I am facing this problem of biting the inner cheek. So this is what I wanted to. This was the query what I had. Okay, So is it happening? this scene of is there complete sensation? This sensation is there. There equal sensation. Just close your sometimes just close your eye. Ask someone touch or with the same or the pen. You have sensation, normal sensation you have in the face. Yeah, it is normal. When I am And biting then my own again, cheek, then I'm getting a quite heavy bite. then yes, then they are coming in second part. When initial phase you start your biting. Okay, so when we bite, there is an injury. Okay,
So Right. what Yeah. our body mechanism is, we are healing that. If there is a wound, body healed it, and how is there healing? Giving that extra muscle, extra part of skin in that wound. So when we are biting regularly, like for me also, I have ulcer issue before I have ulcer issue. So for the right size, I sometimes I bite in the that lip, lower lip. So what it happened in with time, there is a thickness of that muscle or thickness of that skin part in my lower lip. So still also I bite on the same place only. So you will observe you are biting on the same place again and again. Maybe there is an accumulation or thickness of that part of the skin because biting then healing. So there is a layering of the that skin part is there. That time, if their sensation is okay, your sensory part is okay, your muscles are completely fine, they are not flaccid. Still, you are biting after years, but this may be the case. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Sir, I Dr. have Saab. a I think, hello, yeah, anyone? I think we are at 8:20, but anyway, if anyone has a question, quick question, maybe they can ask. Sir, which kind of stimulation are given in a stroke patient? Your therapist or your patient? Actually, because giving, if I'm telling the patient as a treatment, you may some misguide or you miss something and you give shock to the patient or you train different thing. So if you're therapist, I can just suggest if your patient just consult your physiotherapist which stimulation are given. There are two types of galvanic and ferritic stimulation. So we are giving these stimulation. So your therapist or patient? I am therapist, sir. I am therapist. Okay, Faraday. If there is, as you know, there is a different type of galvanic and Faraday current. If there is complete innervative muscles, we are giving galvanic current. Or if there are innervative muscles, they are weak, we are giving Faraday current. Try to give Faraday current with pen electrode. It means you are just stimulating particular muscle with the patient. If your patient is not able to blow, you have to aggravate and like vaccinator muscles. If there is lifting of eyebrows, so we are aggravating zygomatics. Like these way. Faraday current. Ultimately, that is Faraday current. Sir, what are the role of FES in a stroke patient? FES, functional electric stimulation, FES actually in India we are not using that. We are calling this stimulation muscle FES, but FES is a different part. Mainly this is continuous currents which are it's appliance like we are fitting in ankle or wrist when there is a lifting in foot drop. So there's continuous stimulation of this muscle. Whenever patient need it, the electrode will guide central nervous system. Okay, now he is lifting leg. So I want the dorsiflexion of the foot. At the same time, FES will work. This FES is the concept. We are using FES in these cases. Dr. Saab, I had a quick question, although we'll just give you some minutes on that. This is something that हमारे group में भी अभी recently हम discuss किया, and maybe you have also facing similar situations. The issue होता है disability certificate का, and as you know, disability certificate minimum disability is let's say 40%. Okay. उसमें stroke specifically mentioned नहीं है in amongst the disabilities एक तो. Yes, sir. Because they are considering a stroke as a temporary disability. तो फिर कब एक तो वो बंदा जो है वो कब वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने जाए और वहां पर वो क्या मेंशन करे, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी मेंशन करे, क्या मेंशन करे, उसको डिसेबिलिटी हम मिलेगा? क्रोनिक इंजरी इसलिए नहीं बोलते बिकॉज दैट क्रोनिक इंजरी or when they are in the past that is episode हुआ, that is a single episode and injury happened, so we are not calling it a chronic also, but disability how they are calling is I don't have that much idea of physical this disability certificate कि हमें क्या बोलना है. But stroke patient, I don't see any patient who is a stroke patient and they went for any disability certificate. Majorly patient there are some get for जिनको मिला है. Okay. How much percentage they are getting in after stroke? Because that is temporary disability coming. So majorly they are difference because most of the things are recovered in stroke patients. So बहुत कम percentage होता है तो used नहीं होता. उसमें एक तो चीज ये होती है कि वो करीब I think 1-1.5 साल के बाद evaluate करते हैं. Okay, हाँ, because that is temporary. उनको लगता है because that injury is recovered by physical therapy. तो वो देखना चाहते हैं because आप day 0 पे जाएंगे that is complete disability of the one side. इसलिए वो wait करते हैं because 1 year एक approx time होता है जिसमें 1.5 years में hand function भी आने लग जाते हैं. So they are just waiting for that time. They will know okay hand I think वो function 1 साल के बाद वो assess करते हैं और फिर of course में locomotor या even aphasia speech related जो भी होता है उसके according दो हमने देखा है हमारे ग्रुप पे.
But anyway, Dr. Saab, I think we are almost at 30. Thank you. Yes, sir. काफी आपका time लिया. Thanks a lot Yes, sir. for all your help. And of course, we'll see you next week again. Then we'll. If any patient have any doubt, they can just text me also. they can- For a stroke later, they can contact me. I'll For sure. आप group पर one भी patient हैं. from the past webinar, one patient approaches me. She's from Bangalore, a 20-year girl. So they have issues with therapy and some things. I guided them with that. So certainly आपके आप group पर भी हैं, numbers भी हैं, and I'm working on some others also. Hopefully we can take it forward. So thank you everyone. Thank you, Dr. Saab. I'm closing the meeting now. Thanks again, Devendra Saab, for all your help. Thank you. Everyone, take care.